हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे ही होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लास है वह रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के ऊपर। ये क्लास 10th की केमिकल जो केमिस्ट्री है उसका रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण नामक जो चैप्टर है, चैप्टर 1 का ये पूरा का पूरा हम यहाँ पे करने वाले हैं डिस्कशन। साथ ही साथ सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे देखेंगे हम, और देखेंगे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से क्वेश्चंस ज़्यादा बेहतरीन है, मतलब जिनको करना चाहिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इस पूरे चैप्टर को देखेंगे। ये वीडियो आपके 3 पार्ट में बनेगी। इस पार्ट के अंदर आपका पूरा का पूरा जो सिलेबस है, जो इस चैप्टर के अंदर की जितने भी टॉपिक्स हैं उनको क्लियर करेंगे, और उसके बाद पार्ट 2 में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको क्लियर करेंगे, और पार्ट 3 में हम ये देखेंगे कि क्या कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि आपके आए हुए हैं एग्ज़ाम में पिछले 10 साल के अंदर। इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है, वो देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, आज की क्लास स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इसका जो टॉपिक है वो है रासायनिक अभिक्रिया, जो कि इस चैप्टर का नाम ही है। रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है? तो रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं, जिस परिवर्तन के फलस्वरूप किसी नए पदार्थ का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? किसी नए। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है? किसी नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। मतलब जिस परिवर्तन से किसी नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। एक चीज़, रासायनिक परिवर्तन को किसी भौतिक विधि द्वारा बदला नहीं जा सकता। मतलब कि कोई भी फिजिकल एक्टिविटी मतलब कि अगर आपने कोई 2 रसायन मिलाए हैं, माना कार्बन और ऑक्सीजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड बना। अब इस जो नए पदार्थ को आप किसी भी भौतिक विधि द्वारा, जैसे कि हमने पढ़ा था पृथक्करण विधि, आसवन विधि वगैरह होती हैं, छानन विधि होती है, तो किसी भी ऐसी भौतिक विधि से हम इसको क्या है? बदल नहीं सकते हैं। इसके लिए हमें रासायनिक ही विधि अपनानी पड़ेगी, तभी ये हम इसको बदल पाते हैं, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया के कुछ लक्षण भी हैं। जैसे जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो चार चीज़ें होती हैं। या तो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है, पदार्थ के रंग में परिवर्तन होता है, या किसी नई गैस का बनना होता है, या तापमान में बदलाव आ जाता है। अवस्था में मतलब अगर कोई चीज़ ठोस अवस्था में है, या फिर द्रव अवस्था में है, या फिर गैस अवस्था में है, तो वो ठोस में है तो द्रव में बदल जाएगी, द्रव में है तो गैस में बदल जाएगी, गैस में है तो द्रव में बदल सकती है, और गैस में है तो ठोस में भी बदल सकती है। तो ये क्या है? पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ये जो अवस्था है पदार्थ की, वो किसी दूसरी अवस्था में बदल जाएगी। ठोस अवस्था है अगर किसी पदार्थ की तो द्रव में बदल जाएगी, और द्रव अवस्था है तो गैस में बदल जाएगी। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, हम एग्ज़ाम्पल लेके देखते हैं इसमें। जैसे आपने देखा होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर H2O हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, जो क्या है? जल। अब देखो, हाइड्रोजन भी गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है, दोनों मिलकर के रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप नया पदार्थ बनाया, क्या? जल। और ये जल क्या है? यह है द्रव। जल कैसा है? द्रव। किसी भी तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? द्रव। जिसका आयतन और आकार निश्चित होता, आयतन निश्चित होता है पर आकार निश्चित नहीं होता, वो होता है द्रव। तो देखिए, 2 गैसें मिलकर के, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों मिलकर के क्या बनाया? जल बनाया, ठीक है। तो इस तरीके से किस में परिवर्तन हुआ? अवस्था में। रंग में बदलाव, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का रंग अलग अलग है, और जल जो बना इनसे, इसका कोई भी रंग नहीं होता। किसी कोई गैस का बनना, कोई गैस भी बन जाती है, जैसे कार्बन भी गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है, ठीक है।
कार्बन ठोस रूप में पाई जा सकती है, ऑक्सीजन नहीं पाई जाती, और इन दोनों के मिलने से बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। तापमान में बदलाव। तापमान में क्या बदलाव हो सकता है? किसी चीज़ को आपने घर पे आप पकाते हैं कोई चीज़, तो जब आप उसको पकाते हैं, पकाने से पहले वो ठंडी होती है और पकाने के बाद वो गर्म हो जाती है, तो इसमें क्या हुआ? तापमान में बदलाव। बुखार का आना क्या है? ये तापमान में बदलाव। तापमान 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है नॉर्मल एक स्वस्थ शरीर का, और जब बीमार हो जाते हैं, बुखार हो जाता है, तो वो बढ़ जाता है। ये भी क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप हो रहा है। ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या होता है? अवस्था में परिवर्तन, रंग में बदलाव, किसी गैस का बनना और तापमान में बदलाव। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसके बाद आती है आपकी रासायनिक समीकरण। के रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है? तो रासायनिक समीकरण क्या है, ज़रा इसको देखते हैं। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को इस तरह लिखा जाता है कि उसके कारकों के चिन्हों का इस्तेमाल करते हुए सरल तरीके से लिखा जाए, मतलब उस रासायनिक अभिक्रिया के कारकों के चिन्हों का इस्तेमाल करते हुए सरल तरीके से लिखना, ये क्या है? रासायनिक समीकरण है। रासायनिक समीकरण लिखने की विधि क्या है? अभिकारकों को तीर के बाईं ओर लिखा जाता है। देखो तीर ये रहा, इसके बाईं ओर ये रहा LHS, यहाँ क्या है? अभिकारक है, और ये क्या है? उत्पाद है। ये वाला हिस्सा क्या है? उत्पाद। दो चीज़ें होती हैं रासायनिक समीकरण में, एक अभिकारक और एक उत्पाद। अभिकारक क्या होता है? जो रासायनिक समीकरण में भाग लेते हैं, जो तत्व, उन्हें क्या कहते हैं? जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और जिनमें परिवर्तन होता है, उन्हें कहते हैं उत्पाद। और जो नया वो, उन्हें कहते हैं अभिकारक। और दो अभिकारकों के मिलने से जो नया पदार्थ बनता है, उसे कहते हैं उत्पाद। ये बताइए होगा आपको। तो उत्पाद को हम कहाँ पे लिखेंगे? तीर के दाईं तरफ, और विकारकों को कहाँ पे लिखेंगे? तीर के बाईं तरफ। ये दाईं तरफ है RHS, और ये बाईं तरफ है LHS, ऐसे लिखेंगे। फिर एक से अधिक पदार्थों की स्थिति में दो पदार्थों के बीच में प्लस का चिन्ह लगाएंगे। ये प्लस का चिन्ह है। ठीक। तीर की दिशा उत्पाद की दिशा में होती है। तीर की जो ये निशान है, ये वाला निशान, ये कहाँ होगा? उत्पाद की तरफ होगा। कहाँ होगा? उत्पाद की तरफ होगा। ठीक है। और अभिक्रिया की दिशा को बताती है। क्या? तीर की दिशा किसको बताती है? अभिक्रिया की दिशा। की अभिक्रिया किस तरफ हो रही है। जैसे कि आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया किस तरफ हो रही है? हाइड्रोक्साइड, जल बनाने की तरफ। तो ये निशान उत्पाद की तरफ बता रहा है कि अभिक्रिया किस तरफ हो रही है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर आती है एक संतुलित समीकरण। जब हर तत्व, संतुलित समीकरण क्या होती है? जब हर तत्व के परमाणुओं की संख्या तीर की बाईं ओर तथा दाईं ओर समान हो, तो समीकरण को संतुलित समीकरण कहा जाता है। उसके विपरीत, जब हर तत्व के परमाणुओं की संख्या तीर के बाईं ओर और दाईं ओर असमान हो, तो उसे क्या कहा जाता है? असंतुलित समीकरण। असंतुलित समीकरण कहेंगे किसको? जब असमान हो। ये मैं लिखवा नहीं रहा हूँ इसमें, केवल बता रहा हूँ इसको। असंतुलित समीकरण। असंतुलित समीकरण का दूसरा नाम क्या है? असंतुलित समीकरण का दूसरा नाम है कंकाली समीकरण। क्या है? कंकाली समीकरण। कंकाली समीकरण। अच्छा, एक संतुलित समीकरण द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का पालन करता है। जो संतुलित समीकरण होती है, जिसके दोनों तरफ के परमाणुओं, चाहे अभिकारक और उत्पाद, दोनों के परमाणु की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। वो क्या होती है? संतुलित समीकरण। और संतुलित समीकरण द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का पालन करती है, जो कि आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था। द्रव्यमान के संरक्षण का नियम अगर आ जाए तो क्या लिखेंगे? द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि द्रव्यमान का न तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही उसका संहार, मतलब उसको मिटाया जा सकता है। ना तो उसे बनाया जा सकता है और ना ही उसे मिटाया जा सकता है। ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए समीकरण में चाहे अभिकारक एक हो, अभिकारक दो या उससे अधिक हो, बनने वाले उत्पाद में उसके सभी तत्वों की परमाणु संख्या क्या होगी? बराबर होनी चाहिए। क्योंकि द्रव्यमान को ना बढ़ा सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं, तो मतलब कुछ भी बदलना नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ये रहा,
जिंक, ये है Zn, जिंक है, ये क्या है जिंक, और ये क्या है सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल, देखो जिंक के परमाणु कितने हैं, जिंक के 1, हाइड्रोजन के इसके अंदर कितने हैं 2, ठीक है। सल्फर के कितने हैं 1, ऑक्सीजन के कितने हैं 4 है ना। और इधर भी जिंक का 1 ही है, सल्फर का 1 ही है, ठीक है। जिंक का भी 1 है, सल्फर का 1 है। इधर भी ऑक्सीजन के 4 ही हैं, हाइड्रोजन के 2 ही हैं, ठीक है ना। दोनों सही हो गए, मतलब दोनों तरफ क्या है सेम है, तो ये गैस समीकरण होगी, संतुलित समीकरण होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रही है बात। आगे बढ़ जाते हैं इसके बाद। अब देखते हैं एक असंतुलित समीकरण। जैसे देखो, अब मैग्नीशियम के एक फीते को हवा में जलाने पर जलाने के समीकरण को देखते हैं। जब हवा में किसी चीज़ को जलाते हैं तो उसमें ऑक्सीजन प्रवेश कर जाती है, ये बात ध्यान में रखना। जब भी किसी चीज़ को हवा में जलाएंगे, हवा के अंदर है ऑक्सीजन, और हवा में जब भी हम किसी चीज़ को जलाएंगे तो उसमें ऑक्सीजन अपने आप क्या कर जाएगी, प्रवेश कर जाएगी। तो मैग्नीशियम के फीते को हवा में जलाने पर क्या होगा, देखते हैं कि संतुलित है या असंतुलित है। तो देखते हैं, यहाँ देखिए मैग्नीशियम के कितने अणु हैं 1, ऑक्सीजन के कितने हैं 2, और इधर मैग्नीशियम का 1 और ऑक्सीजन का भी 1। और हमने कहा था कि दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए, क्या बराबर है, नहीं है। इसका मतलब ये कैसी समीकरण है, ये असंतुलित समीकरण है। नॉर्मल अगर पूछ ले इसके समीकरण बताओ ये कैसी है, तो बता सकते हो नहीं। असंतुलित समीकरण को क्या कहते हैं, कंकाली समीकरण भी कहते हैं, ठीक है। ये कैसी असंतुलित समीकरण है। अब इसे हमें संतुलित समीकरण करना है। यहाँ देखिए लिख रहा है, यह साफ है कि मैग्नीशियम के परमाणु की संख्या तीर के दोनों तरफ 1 1 है। मैग्नीशियम की मतलब बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन के परमाणु संख्या अलग अलग है, इसलिए द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं हो रहा, क्योंकि वह कहता है कि ना तो किसी चीज़ का कोई द्रव्यमान बढ़ता है और ना ही घटता है। तो यहाँ पे ना तो परमाणु की संख्या बढ़नी चाहिए थी ना घटनी, और यहाँ पे क्या हो रहा है, घट रही है। इसका मतलब ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है, संतुलित समीकरण नहीं है, संतुलित है। सिंपल है कि अगर दोनों तरफ के अणु सेम है तो संतुलित है, दोनों तरफ के अणु सेम नहीं है तो असंतुलित है, ठीक है। ये तो बात हुई कि अगर हमें केवल बताना हो कि संतुलित असंतुलित क्या है, और परिभाषा के लिए लिखी हुई है इसके अंदर। अब देखते हैं इस समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे। सबसे पहले हम RHS को पकड़ लेंगे, RHS मतलब बाईं तरफ पकड़ेंगे, बाईं तरफ नहीं सॉरी दाईं तरफ इसको पकड़ेंगे। यहाँ देखेंगे कि MgO में यहाँ देख रहे हैं मैग्नीशियम के 1 अणु है, 1 अणु है, ठीक है। ऑक्सीजन के 2 होने चाहिए, तो ऑक्सीजन के 2 अणु बनाने के लिए इसमें हम 2 से गुना कर देंगे, 2 से गुना करेंगे तो ऑक्सीजन के 2 अणु हो जाएंगे, और मैग्नीशियम के भी यहाँ 2 अणु हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा Mg 2Mg प्लस O2, 2Mg हो जाएगा। तो ये 2 अणु तो मैग्नीशियम के और 2 अणु ये ऐसे हो जाएगा 2Mg प्लस 2O। तो 2 बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा MgO, है ना। तो ये जो है क्या बन जाएगा 2MgO। मैग्नीशियम के अणु अभी सेम है। अब यहाँ देखें अगर हम कि मैग्नीशियम के अणु कितने हैं, 1 है, ऑक्सीजन के 2 हैं, और यहाँ पे मैग्नीशियम के 2 हो गए हैं और ऑक्सीजन के भी 2 हो गए हैं। तो मैग्नीशियम के अणु सेम करने के लिए अब हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम के अणु को सेम करने के लिए हमें अब मैग्नीशियम के परमाणु की संख्या को संतुलित मतलब सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, LHS में मैग्नीशियम के पहले 2 लिख देंगे। मतलब LHS जो साइड थी, यहाँ मैग्नीशियम के 1 अणु था ना, अब यहाँ पे क्या कर देंगे, इसमें 2 से गुना कर देंगे। तो 2Mg और O2, तो 2Mg यहाँ भी है, 2Mg O2, 2Mg यहाँ भी आ गया, और O2 तो ये है ही है, 2Mg प्लस 2Mg O2 है। इसका मतलब 2 जो है ना ये इनटू में है, किस में, इनटू में। तो Mg के भी 2 अणु हैं और O2 के भी 2 अणु हैं, ऑक्सीजन के भी 2 अणु हैं, ठीक है। तो ये अब क्या हो गई, ये हो गई संतुलित समीकरण, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीशियम के भी 2 ही अणु हैं, ऑक्सीजन के भी 2 ही अणु हैं, और इधर भी मैग्नीशियम के 2 ही अणु हैं,
और ऑक्सीजन के भी 2 ही अणु हैं, बराबर हो गए दोनों के दोनों। तो ये कैसी हो गई, संतुलित समीकरण अब बन गई। तो इस तरीके से हम संतुलित समीकरण भी बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर एक मेन टॉपिक इसके अंदर है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। या तो एक चीज़ आएगी संतुलित करने की, या फिर आएगी इनके प्रकार पूछ लेगा क्वेश्चन के अंदर। तो मुख्य रूप से 8 प्रकार की अभिक्रियाएं होती है रासायनिक अभिक्रिया। एक होती है संयोजन अभिक्रिया, एक है वियोजन अभिक्रिया, एक है विस्थापन अभिक्रिया, एक विस्थापन, एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक अपचयन और एक उपचयन। ये उपचयन है, ये है उपचयन, उपचयन अभिक्रिया है। तो चलिए पढ़ते हैं सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक किसी एक उत्पाद का निर्माण, मतलब 2 अभिकारक मतलब 2 पदार्थ मिल करके एक उत्पाद बनाते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जब कली चूने की सूत्र है CaO और जल H2O आपस में अभिक्रिया करते हैं, मतलब मिलते हैं, तो भुजे चूने का निर्माण होता है CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्सिल। ये क्या है, भुजा चूना। किसका निर्माण हो रहा है, भुजा चूना। मतलब 2 अभिकारक मिले और उन्होंने एक नया पदार्थ बनाया, तो ये कैसे अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है। आगे बढ़ते हैं। वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, जब कोई पदार्थ किसी अभिक्रिया के बाद 2 या 2 से अधिक उत्पाद प्रदान करता है, तो उस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। पहले क्या था कि 2 अभिकारक मिल रहे थे, या 2 अभिकारक, 2 कोई भी पदार्थ मिलकर के क्या बना रहा था, एक उत्पाद बना रहा था। और अब कितने बना रहा है, 2 उत्पाद बना रहा है। जब कोई पदार्थ किसी अभिक्रिया के बाद एक उत्पाद बनाएगा तो संयोजन अभिक्रिया, और जब कोई पदार्थ किसी अभिक्रिया के बाद 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाएगा तो वियोजन अभिक्रिया हो जाएगी। जैसे कि फेरस सल्फेट, ये उदाहरण है। फेरस सल्फेट को टेस्ट ट्यूब में गर्म किया, एक टेस्ट ट्यूब ली, ठीक है, उसके अंदर गर्म किया, ठीक। गर्म करने से क्या हुआ कि उसने फेरस सल्फेट वियोजित हो जाता है, फेरस सल्फेट अलग हो गया, और ये क्या बन गया, फेरिक ऑक्साइड बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड बन गया और सल्फर ट्राईऑक्साइड। 3 चीज़ें बनी। इसको इसके अंदर क्या करने से, ट्यूब में गर्म करने से, ट्यूब में जैसे हमने इसको गर्म किया तो इसमें ऑक्सीजन आई और क्या बना, Fe2O3। ये क्या बन गया, फेरिक ऑक्साइड, SO सल्फर डाइऑक्साइड, SO3 सल्फर ट्राईऑक्साइड। ये 3 चीज़ें बनी एक पदार्थ के अंदर। किसकी अभिक्रिया हुई, ट्यूब गर्म करी, मतलब ऑक्सीजन की अभिक्रिया होकर के ये 3 चीज़ें बनी। तो जब भी कोई पदार्थ किसी अभिक्रिया के बाद 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है तो उस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका आगे एक एग्जाम्पल और देखेंगे। जैसे जब कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे कहते हैं हम चूने का पत्थर, को गर्म किया जाता है तो यह वियोजित होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। जैसे CaCO3, ये चूना पत्थर है। अब इसके अंदर जैसे ही गर्म करा हमने तो इसने CO बनाया, मतलब कि चूना बनाया, चूना पत्थर से चूना बनाया, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनाई। इस अभिक्रिया में इन सभी अभिक्रियाओं में मिश्रण को ऊष्मा प्रदान की गई है। क्या की गई है, ऊष्मा, मतलब के जो एनर्जी है, आग के रूप में क्या है, आग क्या है, या आग भी एक ऊष्मा है, ऊष्मा प्रदान किया। इसका मतलब है कि इन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का शोषण हुआ। मतलब जिन पदार्थों में ऊष्मा का शोषण होता है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, और जिन पदार्थों में ऊष्मा का क्षेपण होता है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो ऊष्मा शोषण मतलब कि ऊष्मा का प्रयोग जिस पदार्थ के अंदर होता है, जिसमें ऊष्मा लगती है, जिन पदार्थों में, जिस अभिक्रिया में, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का शोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया का भी ये यहीं पे क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने क्या करा था कि चूने पत्थर को गर्म करा था, और गर्म करने में क्या लगी, ऊष्मा लगी। तो ऊष्मा इसके अंदर गई, तभी तो CaO चूना बना और कार्बन डाइऑक्साइड बना इसके अंदर, है ना। तो एक चीज़ परिभाषा ये भी क्लियर है यहाँ पे कि जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का शोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। और उदाहरण ये रहा, ये उदाहरण वियोजन अभिक्रिया का भी है, क्योंकि यहाँ पे एक पदार्थ है और एक पदार्थ से 2 नए पदार्थ बन रहे हैं, ये बात भी है।
और ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का भी यही है, क्योंकि यहाँ पे जो है ऊष्मा का प्रयोग हुआ है, कैसे हुआ है, गर्म करने के लिए। किसको? कार्बोनेट को गर्म करने के लिए। किसी पदार्थ से नया उत्पाद प्राप्त करने के लिए ऊष्मा का प्रयोग जो किया जाता है, ऐसी अभिक्रिया को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। या फिर ये कह सकते हैं कि जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का शोषण होता है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। अब एक नोट भी लिखा हुआ है कि संयोजन प्रतिक्रियाएं अक्सर ऊष्माक्षेपी होती हैं और वियोजन अभिक्रियाएं अक्सर ऊष्मा शोषी होते हैं। जब भी संयोजन अभिक्रिया और वियोजन हमने पढ़ा, संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि दो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक नया पदार्थ बनाते केवल दूसरे को छोड़ देते हैं। तो इसमें क्या होता है, संयोजन में केवल ऊष्मा का क्षेपण, ऊष्मा को त्याग देते हैं, ऊष्मा को छोड़ देते हैं। और वियोजन में क्या होता है कि ये ऊष्मा को रख लेते हैं, ऊष्मा का यूज कर लेते हैं, ऊष्मा को क्या कर लेते हैं, उपयोग उसका कर लेते हैं। उपयोग समझते हो, समझ में आ रहा होगा उपयोग का मतलब। ठीक है। तो तब क्या हो जाता है, ऊष्मा शोषी। तो ये भी अगर बात आ जाए, सिंपल लिख सकते हैं कि संयोजन अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया है। तो संयोजन अभिक्रिया एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी है, ऐसे वियोजन अभिक्रिया एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया भी है। ये आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये देखो वियोजन अभिक्रिया के प्रकार। वियोजन अभिक्रिया भी कई प्रकार की होती है। जैसे वियोजन अभिक्रिया के प्रकारों में ऊर्जा के स्रोत के आधार पर अलग अलग है। जैसे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक वियोजन अभिक्रिया और एक प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। सबसे पहले हम ऊष्मीय वाली देखेंगे। उदाहरण, जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है, लेड मतलब पीबी, लेड जो है एक पदार्थ है जो कि मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है पेट के लिए, पाचन तंत्र के लिए। जिसका एक बार आपने कई बार अगर शायद सुना हो तो मैगी, नेस्ले की मैगी जो है उसमें भी आया था कि इसमें लेड पाया जाता है, उसका बहुत ज़्यादा चर्चा चली थी। ठीक है। तो लेड नाइट्रेट को गर्म किया मतलब उसके अंदर ऊष्मा दी, तो यह वियोजित होकर लेड ऑक्साइड बनाया और नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाया और ऑक्सीजन का निर्माण किया। तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये तीन चीज़ें बनाई। यहाँ पे क्या, ऊष्मा को गर्म करना मतलब ऊष्मा का प्रयोग। तो ये कैसा वियोजन है, ऊष्मीय वियोजन है। दूसरा देखते हैं, जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तो यह वियोजित होकर सिल्वर और क्लोरीन का निर्माण करता है। जैसे सिल्वर और क्लोराइड का मिक्सचर है, उसको सूरज की रोशनी में रखा तो उसने क्या करा, सिल्वर अलग बना दिया और क्लोरीन मतलब क्लोराइड अलग बना दिया। सिल्वर क्लोराइड क्या है, एक सफ़ेद पाउडर है जो सूर्य की रोशनी पड़ते ही ग्रे रंग का हो जाता है। तो यहाँ पे कैसा योजन है, प्रकाशीय वियोजन है। ऐसे ही सिल्वर ब्रोमाइड एक हल्का पीला पाउडर है जो सूर्य की रोशनी पड़ते ही ग्रे रंग का हो जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है। सिल्वर ब्रोमाइड को जब हमने सूरज की रोशनी पर रखा तो इसने क्या करा, सिल्वर अलग बना दिया और ब्रोमाइड को अलग बना दिया। Br है, ये क्या है, Br है, ये Cr है ना, Br है। आगे बढ़ते हैं। सिल्वर हैलाइड का इस्तेमाल फोटोग्राफिक कागज में होता है। अब जो फोटोग्राफिक कागज है क्या है, फोटोग्राफिक कागज में होता है, क्योंकि इस तरह कागज प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है। जो फोटोग्राफिक कागज का इस्तेमाल हो रहा है ये क्या है, इलेक्ट्रिकल वियोजन का पार्ट है। आगे बढ़ते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है मतलब ऊष्मा त्यागते हैं तो उसमें उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के उदाहरण क्या क्या है देखते हैं। जब प्राकृतिक गैस मतलब जो प्रकृति के अंदर गैस है का हवा में दहन होता है, हवा में मतलब उसको जलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प बनते हैं। क्या बनता है, जल वाष्प समझ लोगे, भाप, जल की भाप बन जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इस अभिक्रिया में अत्यधिक ऊष्मा निकलती है। इसमें क्या निकलती है, ऊष्मा मतलब के ऊर्जा निकलती है ना। जैसे कि ये देखो, ये CH4 और O2, CH4 क्या है और O2 क्या है। CH4 मतलब क्या, CH4 है मीथेन गैस, मीथेन गैस है ये। मीथेन किस में पाई जाती है, गोबर में। और जैसे ही हमने मीथेन गैस को किससे क्या करा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या मतलब आग। जैसे ही गोबर, मान लो उसके गोबर के कंडे होते हैं, कंडे में जैसे ही आग लगाई तो उसने क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड, धुआं निकला। और साथ ही साथ में एक चीज़ और बनाया, जल। जल कैसे बनाया,
अब उसके ऊपर आप देखोगे, जब भी आप आग के ऊपर कोई बर्तन रखते हैं तो उससे क्या निकलने लग जाता है, पानी आपको लगता है भाप सी बनने लग जाती है, तो वो जल वाष्प उत्पन्न हो जाती है उसके अंदर। तो इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत ज़्यादा ऊर्जा लगती है। तो ये क्या है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। तो ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में क्या ऑक्सीजन निकलती है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही एक चीज़ और है, श्वसन, सांस भी जो लेते हैं वो भी एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, क्योंकि इसके अंदर भी हम सांस में ऑक्सीजन ही छोड़ते हैं। मतलब ऑक्सीजन जिसमें छोड़ी जाती है उसको हम ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इस अभिक्रिया में क्या होता है, श्वसन में ग्लूकोज का दहन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। देखो, ये ग्लूकोज का सूत्र है, उसके अंदर ऑक्सीजन लगी, मतलब ऊष्मा लगी। ऊष्मा लगने के बाद क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड बनाई और जल बनाया, और एनर्जी को इसने क्या कर दिया, त्याग दिया। त्याग मतलब छोड़ दिया। ठीक है, बात आई समझ में कि श्वसन, सांस लेना भी एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का अच्छा उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं किसके ऊपर, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया मतलब, विस्थापन का मतलब होता है किसी चीज़ के बदले कोई चीज़ आ जाना। मतलब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर आ जाए, मतलब हक जमा ले उसके ऊपर। ठीक है, जब किसी कम प्रतिक्रियाशील धातु का साल्ट किसी अधिक प्रतिक्रियाशील धातु से अभिक्रिया करता है, या सिंपल करो, साल्ट हटाओ, इसे रहने दो। जब किसी पर कम प्रतिक्रिया, जब कोई, इसको लिख सकते हैं हम कोई, जब कोई कम प्रतिक्रियाशील धातु किसी अधिक प्रतिक्रियाशील धातु से अभिक्रिया करती है, तो अधिक प्रतिक्रियाशील धातु उस लवण में से कम प्रतिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है। मतलब सिंपल सी बात है कि जब कोई बहुत ज़्यादा तगड़ा ठाड़ा व्यक्ति होगा, ऐसे समझो, क्योंकि पहलवान है और एक है मच्छर का आदमी, तो वो मच्छर से आदमी को वो पहलवान हटा के अलग नहीं कर देगा, हट भाई मैं यहाँ खड़ा हूँगा। यही बात हो रही है यहाँ पे कि जब किसी कम प्रतिक्रियाशील धातु का, मतलब कि बोले कोई कमज़ोर सी धातु है और उसके सामने कोई अधिक प्रतिक्रियाशील धातु, मतलब बहुत ज़्यादा मजबूत धातु से अभिक्रिया करा दें, तो क्या होगा कि जो मजबूत वाली धातु है, अधिक प्रतिक्रियाशील धातु है, वो क्या करेगी, कम प्रतिक्रियाशील धातु, कमज़ोर धातु को क्या कर देगी, विस्थापित कर देगी, मतलब अलग हटा देगी और अपने आप वहाँ पे आ जाएगी। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण भी हैं, ज़रा देखते हैं एक बार। जैसे घेरा, जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील रखी जाती है, कॉपर और सल्फेट, कॉपर तांबे का और सल्फेट का विलयन में क्या रखी जाती है, लोहे की कील। तो लोहे की कील जैसे रखते हैं तो कॉपर सल्फेट का रंग क्या हो जाता है, नीला, और नीला होता है, जो कि बदल कर क्या हो जाता है, हरा। ऐसा क्यों होता है, ऐसा फेरस सल्फेट के निर्माण के कारण होता है। उसके अंदर क्या बन जाता है, फेरस, क्योंकि लोहे के अंदर क्या होता है, फेरस होता है। ठीक है, और सल्फर से उसकी अभिक्रिया हो जाती है। लोहे की कील पर भूरी परत के रूप में कॉपर चढ़ जाता है। क्यों चढ़ जाता है, क्योंकि कॉपर कम क्रियाशील है, और नहीं, जो कॉपर है वो क्या है, कम क्रियाशील है, सही है। और जो फेरस है वो बहुत ज़्यादा मजबूत आदमी, मतलब बहुत ज़्यादा तगड़ा पहलवान है, और कॉपर बेचारा कमज़ोर सा है, तो इसको वो क्या कर देता है, हटा देता है। ठीक है, इसी तरह से दूसरा उदाहरण है जिंक और लेड। जिंक और लेड भी कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर को विस्थापित कर देते हैं। बेचारा कॉपर भी बहुत कमज़ोर है ना, तो जिंक और लेड भी क्या कर देते हैं, इसको हटा के बाहर कर देते हैं कि भाई साहब निकलो, हम आएंगे अब, है ना। इसी तरह से क्या हुआ कि जिंक और लेड भी कॉपर सल्फेट में क्या कर देते हैं, विलयन में कॉपर को विस्थापित कर देते हैं, क्योंकि वे कॉपर से अधिक प्रतिक्रियाशील हैं। मतलब कॉपर से अधिक ज़्यादा पहलवान है ना, इसलिए तो मतलब धौंस सी दिखाते हैं ये। तो ये इसके फॉर्मूला है, CuSO4 कॉपर सल्फेट। जब मिले तो जिंक SO4 Cu को हटा के बाहर फेंक दिया। CuSO4 कॉपर सल्फेट में जब लेड मिला तो लेड ने भी कॉपर को हटा के बाहर फेंक दिया कि बाहर चल। ये क्या होती है, अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया होती है। उसके बाद आती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। जब दो धातु, विस्थापन में क्या होता है, एक धातु, और द्विविस्थापन में होता है, द्वि माने दो। जब दो धातु के अलग अलग साल्ट आपस में प्रतिक्रिया करते हैं, धातु दो हैं और उनके अलग अलग साल्ट, और एक धातु दूसरी धातु को विस्थापित करके नया साल्ट बना दे, वहाँ पे क्या थे, वहाँ पे
दो अलग अलग तत्व थे और यहाँ पे दो धातुओं के अलग अलग साल्ट हैं और एक धातु दूसरी धातु को विस्थापित करके नया साल्ट बनाए, तो इसे क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यह अभिक्रिया अभिकारकों के बीच आयनों की अदला बदली के कारण होती है। इसके अंदर धातु नहीं बदलती, इसके अंदर धातु तो वही है पर धातु के आयन बदल जाते हैं और उनसे एक नया पदार्थ बन जाता है। उदाहरण, जब सोडियम सल्फेट के विलयन में बैरियम क्लोराइड के विलयन के साथ मिलाया जाता है, तो सोडियम सल्फेट एक धातु है और बैरियम क्लोराइड एक साथ धातु है। अब इन दोनों के साल्ट मिले तो बैरियम सल्फेट का सफ़ेद अवक्षेप बनता है, बैरियम सल्फेट। तो यहाँ पे से दोनों में से क्या चला गया, सोडियम और क्लोराइड तो हो गया अलग और बैरियम सल्फेट बन गया। क्या बन गया, इस प्रतिक्रिया में सोडियम क्लोराइड जल के विलयन के रूप में बनता है। नया पदार्थ क्या बनाया इन्होंने, NaCl बनाया। सोडियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड, क्या हुआ कि बैरियम क्लोराइड किसके पास चला गया, जगह बदल के सोडियम सल्फेट के सोडियम के पास, तो ये आ गया सल्फेट के साथ में, और जहाँ पे बैरियम था वहाँ पे कौन आ गया, सोडियम क्लोराइड के साथ में, और इसने क्या बना दिया, यहाँ पे नया पदार्थ बना दिया, नमक। क्या बना दिया, नमक। मतलब कि जब दो धातु के अलग अलग साल्ट, दो धातु हैं ये, इन दो धातु के अलग अलग साल्ट मतलब कि अलग अलग कॉम्बिनेशन एक नया पदार्थ बनाते हैं। एक नया पदार्थ क्या बनाया, जहाँ पे जैसे क्या नमक बनाया, तो इसको क्या कहेंगे, अदला बदली हो गई ना। अदला बदली देखो भाई, ये साल्ट था Na2SO4 सोडियम और सल्फेट का और ये था बेरियम क्लोराइड का, तो बेरियम क्लोराइड से ये इसकी अदला बदली, बेरियम की अदला बदली कैसे हुई, बेरियम तो चला गया सोडियम की जगह पर और सोडियम चला गया बेरियम की जगह पे, तो ये अदला बदली हो गई नहीं, आयनों की अदला बदली, और इससे एक नया पदार्थ बना क्या, नमक। तो इसे हम ये भी कह सकते हैं कि अभिकारकों के बीच आयनों की अदला बदली को द्विविस्थापन कहते हैं। दो धातुओं के बीच आयनों की अदला बदली के कारण जो अभिक्रिया होती है उसे भी द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये भी हम कह सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, जैसे कि एक ये रहा लेड नाइट्रेट, एक और एग्जांपल है, लेड नाइट्रेट PbNO3 के विलयन को पोटेशियम क्लोराइड के विलयन के साथ मिलाया जाता है तो लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप बनता है। तो ये क्या हो जाता है, जब लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिलाएंगे तो कैसा बन जाएगा, कलर पीला बनेगा। तो लेड नाइट्रेट में जैसे ही हमने पोटेशियम और क्लोराइड मिलाया तो इसने क्या काम करा, नाइट्रेट तो क्लोराइड की जगह पहुंच गया और जो तुम्हारा क्लोराइड है वो नाइट्रेट की जगह पे पहुंच गया, तो पीबी नाइट्रेट बन गया, पीबी क्लोराइड आयोडाइड बन गया, सॉरी आई है KI, पीबी आयोडाइड बन गया और पोटेशियम नाइट्रेट बन गया। ठीक है, बात आ रही समझ में, पोटेशियम नाइट्रेट बन गया और ये क्या बन गया, लेड आयोडाइड बन गया। ठीक है, तो दोनों में इनमें भी क्या हो रहा है कि एक आयन बदल के दूसरी की तरफ जा रहा है, आयोडाइड नाइट्रेट की तरफ चला गया और नाइट्राइट किसकी तरफ आ गया, आयोडाइड की तरफ आ गया। अब आगे बहुत लास्ट है बस, इसमें ऑक्सीकरण या उपचयन। उपचयन क्या होता है, जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन लेता है और हाइड्रोजन का त्याग करता है तो उस पदार्थ का ऑक्सीकरण या उपचयन होता है। मतलब ऑक्सीजन तो लेगा और हाइड्रोजन त्याग देगा, तो उपचयन, अवकरण या अपचयन। यदि कोई पदार्थ हाइड्रोजन लेता है और ऑक्सीजन त्यागता है तो उसे पदार्थ का अवकरण कहते हैं। मतलब उपचयन में क्या है, पदार्थ ऑक्सीजन लेता है हाइड्रोजन छोड़ता है, और अपचयन में क्या है, पदार्थ हाइड्रोजन लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ ये याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि ऑक्सीकरण और अवकरण हमेशा साथ साथ होते हैं। एक जगह पे ऑक्सीकरण होगा, दूसरी जगह अवकरण होगा। सिंपल सी बात है, जब कहीं ऑक्सीजन ली जाएगी तो हाइड्रोजन छूटेगी, तो वहाँ पे ऑक्सीकरण होगा, दूसरी तरफ वहीं पे अवकरण भी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन को मिलाया तो कॉपर से हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग हो गया और हाइड्रोजन के साथ में आ गया तो जल बन गया। तो यहाँ पे देखो इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड का अवकरण हो रहा है। कॉपर और ऑक्साइड ने क्योंकि ऑक्सीजन छोड़ दिया तो इसका तो क्या हो गया, अवकरण हो गया, क्योंकि इससे ऑक्सीजन अलग हो रही है, अवकरण मतलब अपचयन। और यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है, हाइड्रोजन उसको रख रही है अपने पास तो इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, ये उपचयन कर रही है।
ठीक है, एक चीज़ छोड़ रही है तो उसके साथ तो क्या हो गया, अवकरण, अपचयन। और एक चीज़ ने पकड़ा, हाइड्रोजन ने पकड़ लिया इसको, ऑक्सीजन को, तो इसके साथ क्या हो गया, उपचयन। तो दोनों ही क्रियाएं हमेशा साथ साथ होती है। ये पॉइंट याद रखने वाली चीज़ है कि अगर क्वेश्चन में जाए कि ऑक्सीकरण और अवकरण साथ साथ होते हैं नहीं होते हैं, तो हम ये लिख सकते हैं। बहुत मतलब बढ़िया चीज़ है, लिखने वाला लायक। आगे बढ़ते हैं। लास्ट है दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण। दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण, दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण कैसे कैसे होता है। तो एक तो होता है इसमें कोरोजन। क्या होता है, कोरोजन। कोरोजन को हम संक्षारिता भी कहते हैं। संक्षारिता, क्षारिता का मतलब होता है किसी चीज़ का बिगड़ना, किसी चीज़ के अंदर कमी आना। देखो, हर एक धातु, धातु क्या होती है, हर वो चीज़ जिसको पीट करके बढ़ाया जा सकता है, जिसको खींचने का जिसके अंदर गुण होता है, और जो विद्युत के सुचालक है, जो इसके अंदर विद्युत प्रवेश कर सकती है, वो क्या है, धातु है। तो धातु की क्या प्रवृत्ति होती है कि वो वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन, नमी और कुछ अन्य पदार्थों से प्रतिक्रिया हमेशा करती ही करती है। उस पर ऑक्सीजन का, नमी का असर पड़ता ही पड़ता है। तो उदाहरण के लिए लोहा है। लोहा है तो लोहे को अगर जब हम नमी वाले इलाके में रखेंगे, मतलब कि ऐसी जगह पे रखेंगे जब पानी वगैरह हो, तो उस पर क्या होगा, उस पर जंग लग जाएगा, भूरी परत सी बन जाती है, जंग। उसे हम क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। जंग कहते हैं ना। तो इस प्रक्रिया को लोहे में जंग लगना कह देते हैं हम, कि भाई लोहे में जंग लग गया। अब लोहे के जंग में बदलने के कारण लोहे के सामान में धीरे धीरे लोहा खत्म हो जाता है। जैसे ही लोहे में जंग लगता है तो आपको देखते होंगे कि लोहा क्या हो जाता है, समाप्त होने लगता है। तो इस प्रक्रिया को हम कोरोजन या संक्षारण कहते हैं। क्षारण का मतलब होता है किसी चीज़ में कमी हो जाना। तो इसमें क्या है, सिंपल सा कुछ भी नहीं है कि वायुमंडल में नमी से अभिक्रिया करने पर किसी धातु में धीरे धीरे, कोई धातु धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं कोरोजन। या बिल्कुल पूरा का पूरा ये लिख दो कि लोहे वायुमंडल में मौजूदगी में नमी से अभिक्रिया करता है और उसके ऊपर एक भूरी परत बन जाती है जिसे जंग कहते हैं, और जंग लगने के कारण वह धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, और इस प्रक्रिया को कोरोजन या संक्षारण कहते हैं। ये भी क्वेश्चन है, टॉपिक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है रेसिडिटी या विकृत गंधिता। नाम से पता चल रहा है, विकृत मतलब बिगड़ा हुआ, गंध मतलब महक, बदबू। हाँ जी, बात समझ में। जब तेल या वसा का ऑक्सीकरण होता है, मतलब किसी चीज़ के अंदर तेल या चर्बी का क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण, मतलब वो रख लेती है उसको। ऑक्सीकरण मतलब रख लेती है उसे। तेल या वसा के अंदर ऑक्सीजन रह जाती है तो उसमें से अजीब सी गंध आने लगती है, मतलब महक आने लगती है, और उसका स्वाद क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं रेसिडिटी या फिर विकृत गंधिता। उस तरह के तेलीय भोजन को रैसिड कहते हैं। तेलीय भोजन को क्या कहते हैं, उसको रैंसिड। और ये जो खराब हो गया, इस प्रक्रिया को कहते हैं रैंसिडिटी। किसी तले हुए भोजन को रैंसिड होने से बचाने के लिए उसे सही तरीके से पैक करना जरूरी। कोई भी तला हुआ जो भोजन होता है उसको आपको बढ़िया तरीके से पैक करना पड़ता है ताकि उसके अंदर हवा ना जाए, मतलब कि ऑक्सीजन ना उसके अंदर पहुंच पाए। ऑक्सीजन अगर उसके अंदर पहुंचेगी तो वो उसको क्या कर देगी, विकृत कर देगी, उसके अंदर बदबू फैल जाएगी। आलू के चिप्स को एयर टाइट पैकेट में पैक किया जाता है। जितने भी आपने लेज़ वगैरह देखे होंगे, इनको पैक किया जाता है बिल्कुल टाइट पैकिंग के अंदर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन ना पहुंच पाए, क्योंकि अगर ऑक्सीजन पहुंचेगी तो ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं। क्यों? जिसके अंदर नाइट्रोजन गैस, और इसके अंदर क्या बढ़ जाती है, नाइट्रोजन गैस। इससे आलू के चिप्स को अधिक समय तक ताज़ा रखने में मदद मिलती है। जो नाइट्रोजन गैस होती है वो चीज़ों को ताज़ा रखने के लिए बहुत ज़्यादा कारगर चीज़ होती है, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप समझ में आ रहा होगा कि विकृत गंधिता क्या है। जब भी तेल या वसा के अंदर ऑक्सीजन आ जाती है तो उसमें अजीब सी गंध आने लगती है और उसका स्वाद खराब हो जाता है। इसे विकृत गंधिता या रैंसिडिटी कहते हैं, और ऐसे भोजन को रैंसिड कह देते हैं। और इसे रैंसिडिटी मतलब विकृत गंधिता से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस भर देते हैं किसके अंदर, जो ये ना, इसको मतलब टाइट पैक करते हैं, एयर टाइट मतलब कि हवा ना पहुंच पाए, इतना टाइट उसके अंदर पैक करते हैं, उसमें नाइट्रोजन गैस भर देते हैं तली हुई चीज़ों के लिए। ये था आज का पूरा टॉपिक। आज हमने ये पूरा का पूरे सारे टॉपिक इसके अंदर क्लियर कर लिए हैं। ये सारे टॉपिक थे, इसको एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना। कल हम इसके सारे के सारे पार्ट के क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट।